रीट 2018 पेपर 1, जो कि बहुत शानदार पेपर आया था। अगर मैं सुपर टेट के लिहाज से बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको कह सकते हैं सिमिलैरिटी मिलेगी, बहुत समानता आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए हुए थे रीट 2018 पेपर 1 में वो वाकई एक लेवल था क्वेश्चन का। और अगर अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी सीडीबी का पेपर बनता है, राइट। तो आज बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं क्या, रीट 2018 पेपर 1, और उसी को डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं एक एक करके। और ये वाला सेशन आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी आपका टीचिंग या टेट एग्जाम हो, सुपर टेट हो, ठीक है। और जिनका रीट का एग्जाम आने वाला है वो तो बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। जल्दी से फटाफट से शुरुआत करते हैं। और याद रखें कि आपके लिए ना कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो देखो बहुत सारी चीजें आपको पीवाईक्यू पकड़ा जाएगा। लेट सपोज कि आपको एक ऐसी तैयारी दे जाएगा जिससे आप बॉर्डर का खेलोगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा लेवल पे जाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डील अच्छे से करना है, या कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको अटकना नहीं है, उन सब के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। और जब तक आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत नहीं होगा तब तक आप टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए दोनों बराबर के इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो या पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो, ठीक है बात। चलिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो, अगर आपका रीट देने जा रहे हैं, सुपर टेट या कोई भी टेट या टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। सीट्स चाहे इतनी आए चाहे इतनी आए, मैटर करता है कि तुम्हारा संघर्ष कितना बड़ा था, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को लेके चल रहे थे और कितना आप सीरियस थे उसके लिए। अगर आपको सबसे आपको ये देखना है कि मेरी नीड कितनी है, जितनी बड़ी आपकी आवश्यकता होगी उतना ही आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है बात। तो डिपेंड करता है, क्योंकि जिसकी बहुत नीड बड़ी है ना उसने कभी एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया होगा, और जिसकी नीड है कि चलो निकल गया तो काम चल जाएगा, नहीं निकला तो भी काम चल जाएगा, वो लोग क्या करते हैं, वो बस बहाने ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन को रख देंगे लाके कि जी ऐसा हो गया था इसलिए मेरा नहीं हो पाया, है ना। वो चीजें रहती हैं। चेंजेस की जरूरत होती है अपने आप में, थोड़ा एटीट्यूड चेंज लाने की, और अगर वो ले आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, कहता है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है उसको आप क्या कहते हैं। लिखावट में कठिनाई है, देखो जो आपके डिसलेक्सिया हैं, सॉरी जिसके जो आपके क्या है डिसेबिलिटीज हैं, इसका क्या होगा। अगर लिखावट में कठिनाई है तो क्या होगा, और ये समझ सकते हैं क्षमता से एक क्वेश्चन तो डालता ही डालता है, उसको पेट हजम नहीं होता कतई बिल्कुल भी, क्योंकि वो डालेगा ही डालेगा। ऐसा टॉपिक है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, आपको एक नंबर फ्री में देके जाता है। जब हम लिखावट में कठिनाई महसूस करते हैं तो हमें डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूं, है ना, ऐसे करके, ठीक। आप बताओ ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं ना। तो ये क्या है, मतलब कोई लिखावट में प्रॉब्लम है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम हाथों से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। अब इसका क्या हुआ कि आपके लिखावट में कठिनाई आ गई। अब ये क्या, इसका मतलब जहां डिस लग गया तो इस लिखावट में कठिनाई, ग्राफ लिखकर बनाते हैं इसीलिए किसमें कठिनाई, लिखने में प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम इन हैंड राइटिंग, ये एक समस्या आपके सामने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कहता है निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन से क्या रिलेटेड है। समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अगर आपको डिफरेंस क्लियर है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। समेटिव और फॉर्मेटिव, योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन से एक प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है किसी भी टेट एग्जाम में, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ वो हर टेट एग्जाम के लिहाज से उठा रही हूँ, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और फटाफट से एक बार सभी लोग दोस्तों को बुला के लाएंगे अपने। अगर आपसे बात करूं, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में विद्यार्थियों का प्रदर्शन का अंतिम आकलन। जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सबमिटिव इवैल्यूएशन। सबमिट का मतलब है सबमिट हो चुका है सब कुछ, सारा का सारा क्या हो चुका है, योग हो चुका है। योगात्मक ही तो कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं हम, योगात्मक कहते हैं। योग का मतलब सारी चीजों का क्या कर दिया है, योग जोड़,
है ना, सबमिट कर दिया है प्रोजेक्ट, इसका मतलब अब सुधार की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। दैट मीन्स फाइनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि सत्र के अंत में जो आपका प्रदर्शन है उसका अंतिम आकलन हो रहा है। अगर आपसे बात की जाए, एक है आपका योगात्मक, एक है आपका रचनात्मक, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। एक है आपका सबमिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक। क्या कहते हैं, योगात्मक। दोनों की बात आपसे करूं तो देखो, बड़ी शब्दों में सब कुछ क्लियर है। आपसे पूछ रहा है, एक योगात्मक है, एक रचनात्मक है, बताइए कौन सा क्या कहता है। सिंपल बात है, रचनात्मक मतलब रचना करने के लिए अभी समय है। किसके लिए, वेरी गुड, ठीक है, रचना करने के लिए अभी समय है। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखिएगा, एक हमारा फॉर्मेटिव है, एक हमारा सबमिटिव है, एक को हम रचनात्मक कहते हैं, एक को हम योगात्मक कहते हैं। दैट मीन्स इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और इसका सिंपल मतलब देखो, रचना करने का टाइम है, रचना करने का टाइम है इसमें हमारे पास। कैसे, है ना, कैसे कह रहा है, रचनात्मक, या कह रहा है योगात्मक। अब टाइम नहीं बचा, अब टाइम नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, आप अभी उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। लेट्स सपोज आप रीट का पेपर देने जा रहे हैं, सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, अभी आज ही तो आपका पेपर नहीं है, इसका मतलब आपके पास रचना करने का क्या बचा है, टाइम बचा है। आपके पास अभी क्या है, क्रिएट करने का टाइम है, सुधार करने का टाइम है, अपनी गलतियों पे काम करने का टाइम है। यहाँ हमने फाइनल सबमिट किया है, ये फाइनल है भाई साहब। जिस दिन आपका सीटेट की डेट है, पेपर है, और रीड की डेट या पेपर है कोई भी एग्जाम का, उस दिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए तो आपने सबमिट कर दिया है अपना परफॉर्मेंस। अब उसका रिजल्ट आना बाकी है, इसका मतलब इसके बाद आपके पास रचना करने का टाइम नहीं बचा है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि रचनात्मक योगात्मक हो सकता है क्या, या योगात्मक रचनात्मक हो सकता है क्या। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि रचनात्मक योगात्मक हो सकता है, लेकिन योगात्मक रचनात्मक नहीं हो सकता। जबकि यह स्टेटमेंट आप गलत सोचते हैं, ये बिल्कुल कथन गलत है। दोनों ही एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं। कैसे, अगर बात करूं रचनात्मक की, तो रचना करने का टाइम है, किस चीज का टाइम है, रचना करने का टाइम है। लेकिन आपको याद हो तो 40% इसका आपके लास्ट फाइनल एग्जाम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूं कि इसका 40% आपके फाइनल सबमिशन में जोड़ा जाएगा, इसका 1% आपके फाइनल सबमिशन में जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब जो आपने सबमिट कर दिया वो तो 1% चला गया फाइनल में, उसको तो आप नहीं बदल सकते। और सबमिटिव की मैं बात करूं, लेट्स सपोज आपका सीटेट या रीट का पेपर है, जो आपने एग्जाम दिया है, फाइनल एग्जाम आप देकर आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम आप देकर आ रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद लेट्स सपोज कि भाई मैं फेल हो जाती हूँ, मैंने पेपर दिया, मैं फेल हो जाती हूँ। अगर मेरा रिजल्ट फेल भी आया, उसके बाद भी मेरे को एक और वैकेंसी मिलेगी, उसमें मौका मिलेगा, ठीक करने का मौका मिलेगा, अच्छा करने का मौका मिलेगा, टॉप करने का भी मौका मिलेगा, तो ये सबमिटिव उसके एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, रचनात्मक। और रचनात्मक भी योगात्मक हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों कथन क्या है, ठीक है कि योगात्मक रचनात्मक भी हो सकता है, और रचनात्मक योगात्मक भी हो सकता है। देन हो गई बात। और हाँ, अगर कभी ये पूछ ले कि दोनों में से अच्छा कौन है, तो हमेशा अच्छी वो चीज है जिसमें हम अभी बच्चे को रचना करा सकते हैं। अभी आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो आपकी क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कहता है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है, यानी कि गार्डनर सेज दैट, क्या कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर, कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई श्रेणी, बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। इनमें से एक बुद्धि की श्रेणी उनकी है जो गार्डनर बात कर रहे हैं। और आप याद करिए, 8 भागों में दिमाग को बांटा गया, हर एक बुद्धि अलग बताई गई, कोई एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं। कौन सी है, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, प्रकृतिवादी या व्यवहारवादी। आंसर आपका क्या बनेगा, प्रकृतिवादी। यानी कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था,
फार्मर का। एग्जाम्पल भी दिया था आपको, किस चीज का? फार्मर का। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। आपने देखा होगा कोई बच्चा इंग्लिश हिंदी के साथ जर्मन भी बोल लेता है, या फिर वो बोली कोई बोल लेगा हरियाणवी, या कोई भाषा बोल लेगा, तमिल किसी को आती होगी, तो कई सारे होते हैं। अगर बात करूं तो अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉग्निशन में, तो ये ऐसा सच में पाया गया है कि आंसर तीनों ठीक है भाई, आंसर तीनों ठीक हैं। जो बच्चा एक से ज्यादा भाषा बोल लेता है, ऐसा पाया गया है कि उसकी कंसेप्ट मेकिंग बाकी से अच्छी है, उसके एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो सोच है, तर्क है, वो ज्यादा अच्छे हैं। और मैं बात करूं किस चीज की, कि आपके कॉग्निशन यानी कि संज्ञान की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, वो ज्यादा है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। आंसर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, ठीक है, जैसे पूछा कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तविक में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधि में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। क्या समानता मिल रही है? आलोचनात्मक सोच है, एकीकृत सोच है, अवधारणा मानचित्र है। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया रचनात्मक और योगात्मक, तो हमने क्या किया? बड़े डिटेल में डिस्कस किया। डिटेल में डिस्कस करने का मतलब क्या था? डिटेल में डिस्कस करने का मतलब सिर्फ इतना था ताकि आपको यह भी पता चले क्यों, कैसे, कहाँ चीज क्यों हो रही है, ये सबके आंसर आपके पास पहुंचे। और ये सबके आंसर आपके पास पहुंचने का एक सीधा मतलब, जिससे आपकी थोड़ी सी क्या हो पाए, आंसर ही दे दूंगी फिर तुम्हें, जल्दी बताओ, आलोचनात्मक सोच डेवलप हो पाए। आप तर्क के साथ एक मतलब तर्क के साथ एक बात को काटें। जैसे डिबेट चलती है, आलोचना वो नहीं होती कि उसकी बेटी शाम को आई, मैंने देखी, एक छोरा भी खड़ा था, ये आलोचना नहीं है। आलोचना एक पॉजिटिव वर्ड है। आलोचना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन एक तर्क के साथ, जैसे न्यूज डिबेट चलती हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है, एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई सेशन को, है ना, फटाफट से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए। और हाँ, एक चीज हम चाह रहे थे, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक, थोड़ी सी देर में। और चलो, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुलस और इवेंट्स कैन मोटिवेट स्टूडेंट बिहेवियर, व्हिच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। सोचो, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं हैं, घटनाएं हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस बारे में व्याख्या करता है? ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियर, कॉग्निशन, कॉग्निटिव या सोशल? बताइए फटाफट से। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? 6 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। आंसर बनेगा बिहेवियर, यानी कि व्यवहार। ये सारी चीजें कहाँ है? व्यवहार में है। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स कहाँ है? व्यवहार में है। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव हुआ? कौन सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है? जल्दी से बताओ। हमारा बिहेवियर है ना सपना? फटाफट से। संदीप हैं, बाबूराव, संदीप, राज ठाकुर, एजुकेशन, परी, अवतार, पूजा, अनीता, ठीक है, प्रांशी, फटाफट से। मंजू, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन करता है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। क्या होगा इसका? द वर्ड इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड इन डैश रेगुलर क्लासरूम। मैक्सिमम टाइम यानी कि सर्वाधिक समय, पूरा समय, फुल टाइम, कुछ समय पार्शियल या फिर सम टाइम, किसी समय नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव, एट नो टाइम। जल्दी से बताओ। 7th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा? सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा पूरा समय। अगर किसी का आंसर ये आ रहा है
कि भाई सर्वाधिक समय, कुछ समय, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। सर्वाधिक समय का मतलब है मैक्सिमम टाइम। भाई मैक्सिमम कितना, पता चले आप स्कूल के बाद रोक रहे हो बच्चे को, वो रोकना सही नहीं है। हालांकि हमारे स्कूल में टीचर्स रोकते थे, आज भी रोकते होंगे, लेकिन ये चीज सही नहीं है। जो चीज गलत है वो तो गलत ही है ना। अब ये थोड़ी हमारी टीचर कर रही है तो सही हो जाएगा, वो चीज नहीं होती। तो वर्ड इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन का मतलब है आप उसको फुल टाइम, जो टीचर को कोई समय, बीच में कोई भी समय, थोड़ा बहुत, कोई भी पीरियड, कोई भी घंटा फ्री मिल रहा है, उसमें उस बच्चे की हेल्प करिए जो हेल्प के लायक है। लायक मतलब उसको नीड है, आवश्यकता है, ठीक है, तो उसको पूरा समय देंगे। सर्वाधिक समय का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किसका एक उदाहरण है? A language teacher is reading a poem to the class by explaining the description of the poem, और आस्क कर रहा है कि इस पोएम के बाद आप कंक्लूजन खुद निकालेंगे, तो बताओ किस चीज का ये एक उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, अवधारणा मानचित्र है, परिकल्पना मानचित्र, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कंसेप्ट मैपिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। आंसर करिए भाई। क्या आंसर होगा? पहले आपने पूरी की पूरी कहानी सुनाई, फिर आप उसका एक रूल फॉर्म करने जा रहे हैं। ये कौन सी तर्क है, कौन सा तर्क है? जल्दी से बताइए। आंसर करो 1 मिनट फटाफट से। एक मिनट रुकना भाई। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना था और दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या आंसर होगा? भाई आपका आगमन है, अभी आपको हिंट तो दिया कि सारी कहानी सुना दी, सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ निष्कर्ष तभी निकाल रहा है। निष्कर्ष तो बहुत छोटा है, अब जब तक पूरा कहानी नहीं जानेगा तब तक निष्कर्ष कैसे निकाल लेगा, है? तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ आगमनात्मक तर्क है ये। कैसा है? आगमनात्मक तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्लेषणात्मक का मानना है कि एक प्रथम साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। यानी कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस बिलीव दैट देयर इज अ प्राइमरी मींस बाय व्हिच द ईगो कवर द इड, इट इज कॉल्ड सुपर ईगो। आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव, जिसके कारण ईगो इड पर आच्छद रखता है, यानी कि इड को दबाता है। अब इड का क्या मतलब है? इड का मतलब है न साम दाम दंड भेंट, किसी भी चीज से अपने काम को अंजाम देना। किसी की जान जाती है तो जाए, किसी का मान सम्मान जाता है तो जाए, किसी के पैर दबाने पड़े तो दबाए, गधे को बाप बनाना पड़े तो बनाए, किसी की चापलूसी करनी पड़े तो करे, किसी के आगे मीठा कड़वा खट्टा बनना पड़े तो बने। इड है ये। इड के 2 सींग लगे होते हैं। ईगो एक आम इंसान है जो सही रास्ते निकालने के लिए थोड़ा सा लटता पलटता रहता है ना? और सुपर ईगो तो है ही ब्रह्मा आदमी,
है ना। सुपर ईगो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नैतिकता पे काम करता है, चाहे उसके साथ किसी ने बहुत गलत किया चाहे बहुत सही किया, उसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है बताओ जल्दी से, क्या है? इसको हम रिप्रेशन कहते हैं, दबाव कहते हैं। यानी कि जब इड अपना आपरूप खो देता है, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है, तब ईगो उस पर आच्छद रखता है कि थम जा, रहने दे, जाने दे, छोड़, है ना, ऐसे कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। तो ये इस तरीके की, जैसे आम इंसान काम करता है, तो जो आपका ईगो है वो क्या करता है, इड पर आच्छद रखता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में किसने प्रस्तावित किया है? इंट्रोवर्जन द ट्रेट ऑफ एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी इज प्रपोज्ड बाय। अब देखो आप किसको ढूंढोगे, हेंस आइजेंक, आरबी कैटल, गार्डनर, आल्पोर्ट, कार्ल रोगस। बताइए फटाफट से आप किसको ढूंढोगे, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए किसको ढूंढोगे आप, किसको ढूंढेगा? अब आप ढूंढ रहे होंगे कि यूम नहीं मिल रहा है मैम, नहीं मिलेगा क्योंकि दिया नहीं है, तब तो आसान हो जाता। लेकिन यहाँ हेंस आइजेंक आंसर है क्योंकि इन्होंने एक पर्सनालिटी के टेस्ट पर काम किया है, पर्सनालिटी टेस्ट पर इन्होंने काम किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ जो आंसर बनेगा पर्सनालिटी बनेगा। यूम दिया होता तो यूम आंसर होता। ठीक है बात। आज सब गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पुराने प्रश्नों का रट्टा मार रखा है। जब हमारे पास लॉजिकल प्रश्न आएंगे, अप्लाइड प्रश्न आएंगे, तब हम उनके साथ गोल 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 झूम बराबर करेंगे, है ना। यही एक दिक्कत है भाई, यही क्या है, एक दिक्कत है। इसीलिए झूम बराबर अगर नहीं करना तो पढ़ने का एकदम बराबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? अब देखो, रीट में सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ली थी कि पूरा डेफिनेशन ही बता दो हमें। तो अब डेफिनेशन क्या होती है मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेस्ट एग्जांपल मोटिवेशन का। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो है जब हमें कोई नीड आती है या हम कोई गोल सेट करते हैं, फिर हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं, हमारा व्यवहार वैसे होने लगता है और फिर हम उस चीज को पा लेते हैं। ये है मोटिवेशन साइकिल और यही है मोटिवेशन का क्या, यही है मोटिवेशन का डेफिनेशन। अगर हमें ये ऑप्शन में मिल जाता है हमारी बन जाएगी बात। और ये मुझे मिला कि छात्र भी सक्रिय है, एक्टिव तो रहना पड़ेगा, गणित वर्ग में अच्छे करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है। आप देखो उसका लालच नहीं है, उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर लेता है। बात समझ गए? अब कोई लालच की बात नहीं हुई यहाँ तो अच्छी बात है, फिर तो हमारा क्या आंसर जाएगा, बी जाएगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? इफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मींस टू एन एंड, देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट। क्या होगा भाई? कह रहे हैं बी आंसर होगा। एन एंड इन इटसेल्फ, रट्टे मार रखे हैं क्या आंसर के? बहुत आंसर ठीक कर रहे हो आज, हैं धनाधन लगे पड़े हो एकदम, बताओ फटाफट। हाँ, तो ये क्या है, अपने आप में एक अंत की युक्ति है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे पता है आप घूम जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अपने आप में क्या है, एक अंत की युक्ति है। जैसे मान के चलिए, जब हम बाहरी अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो बाहरी अभिप्रेरणा क्या है? या तो हमारा कोई लालच है। अब लालच किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको छोकरी चाहिए, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे आपको टॉफी चाहिए, चाहे आप सोच सकते हैं आप कितने से डगमगा सकते हैं। ठीक, अब ये लालच हुआ। लेट सपोज आप एक पेपर निकालना चाहते हैं क्योंकि आपकी सिमरन ने कहा है कि बाबूजी मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे देंगे, हैं, फिर हम तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे। तो ए के लिए आपको मेहनत करनी है, ये ए है एग्जाम। एग्जाम ने मेहनत की, रिजल्ट क्या मिला? एग्जाम पास। चाहिए क्या था? सिमरन का हाथ। तो रिजल्ट, मेहनत किसी और चीज के लिए है, कर किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ और है, मेहनत कुछ और है, ये लालची है। अब मैं अगर आंतरिक की बात करूं,
अब अगर मैं आंतरिक की बात करूं तो ये क्या होगा, आंतरिक मतलब आपको कोई लालच नहीं है, आपको एग्जाम पास करना है। जैसे बच्चा कह रहा है मुझे गणित में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत है और उस चीज को पा लेता है अधिक प्रयास करने के कारण, और बिल्कुल एकदम मजबूत लक्ष्य के साथ लगा हुआ है। अब उसका लक्ष्य क्या है, गणित में एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स, और मिले क्या उसको, एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स। तो अंत अपने आप में एक अंत है, अपने आप में एक अंत है। बात समझ में आ गई? ये आंसर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मोटिवेशन का, इससे अच्छा क्वेश्चन मुझे आज तक नहीं मिला। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। A systematic science which provide rules, laws and principles to achieve adjustment with self and environment is called। अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या द्वंद्व, बताइए। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्वयं वातावरण के साथ समायोजन करता है, कानून का जो है सिद्धांत, सारी चीजों का पालन करता है। आंसर क्या होगा आपका भाई? डेफिनेशन है किसी चीज की, हिंट दे देती हूँ, हिंट दे दिया। ये दिमागी आरोग्यता है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है सीधी सीधी। मेंटल हेल्थ मतलब जब आपकी मानसिक हालत एकदम सही हो तभी तो आप सही चीज के बारे में सोच समझ पाते हैं, उसको अडेप्ट कर पाते हैं, उसके साथ एडजस्ट कर पाते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। द्वंद्व में रहोगे तो कर लोगे नहीं ना। अधिगम इस चीज के लिए कोई मतलब नहीं रखता है ना, रूल्स लॉज रेगुलेशन ये थोड़ी ना कोई चीज है। अगर बात करूं अभिप्रेरणा की तो मोटिवेशन थोड़ी ना आपको सिद्धांत वो करता है, क्या करता, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। ये क्या चीज है? जैसे कि मान के चलिए एन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व थिंकिंग लॉजिकली एंड सोशली इनटू द अप्रूव्ड रीजन फॉर पास्ट, यानी कि आपके पास पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आप ये कहते हैं आगे भी जीवन में कुछ ऐसा ही लॉजिक देते हैं कि नहीं ऐसा ना एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। समझे बात को? समझे बात को? जैसे कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मैं समझाती हूँ। होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए एक चिंटू है और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का मतलब है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। उसका आ जाता है एग्जाम, क्या आ जाता है, एग्जाम। अब वो क्या करता है एग्जाम में, वैसे उसका कोई भगवान जी पे, अल्लाह पे, गॉड पे, रब पे, किसी भी चीज पे भरोसा है ज्यादा है नहीं ना, वो ज्यादा पूजा पाठ करता है। लेकिन क्या करता है वो चिंटू, अब उसका सुबह सुबह उठेगा पेपर वाले दिन है, पूरा तिलक लगाएगा यहां से यहां तक एकदम लंबा है, उसके बाद क्या करेगा, है ऐसे ऐसे करने लगता है। अब उसकी मम्मी हैरान कि आज क्या हो गया है, आज तो कुछ ज्यादा ही भयानक से दृश्य मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, हे प्रभु प्रलय तो नहीं आने वाली। अब वो उसने चिंटू पकड़ा कि तू क्या कर रहा है, बोला मम्मी आज एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बोली हाँ बिना पढ़े जाएगा। ऐसा तुक्का बैठ जाता है कि जो बेचारे ने 4 अक्षर देखे हुए थे वही 4 अक्षर उसको एग्जाम में भी दिखते हैं, और उसके क्या आ जाते हैं, मार्क्स ठीक आ जाते हैं। ये उसका हो गया पास्ट, मार्क्स आ गए, सब चला गया, हो गया डन। अब अगली बार एग्जाम में कभी कोई फिर से आता है, वो फिर से उसी तरीके से सुबह तिलक लगाता है। अब वो सीटेट देने जा रहा है, बीएड उसका हो गया था मामला सेट, अब फिर से तिलक लगा रहा है, फिर से है ना। उससे मैंने पूछा कि चिंटू ये क्या कर रहा है, बोला मैम आपको नहीं पता है, पिछली बार मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये मेरा लकी डे होता है जिस दिन मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो इसीलिए मेरा पेपर आज भी एकदम मस्त चंगा जाने वाला, आप बिल्कुल टेंशन ना लो मैम, है ना, आपकी नाक नहीं कटाऊंगा मैं। तो ये क्या है, ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपके फ्यूचर में कुछ लॉजिक बन जाते हैं, और जो खुद के ही आपको लॉजिक समझ में आते हैं वो लॉजिक नहीं इलॉजिक से होते हैं, लेकिन लॉजिक है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं मुझे बताइए, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप रैशनलाइजेशन कहते हैं, इसको आप रैशनलाइजेशन कहते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू श्रेणी से संबंधित है। An adjustment mechanism that involve the organizational setup of the school affect the learning of the students. This aspect belongs to the which category? आप क्रियात्मक बोलेंगे यानी कि जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, फिर साइकोलॉजिकल, फिर सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल या अदर। स्कूल कहाँ है भाई? अरे स्कूल कहाँ है समाज में? तो कौन से कारक सामाजिक? बोलो, कौन से कारक? सामाजिक कारक। स्कूल कहाँ है? समाज में है। बात डन तो हो गई। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ? नेक्स्ट, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है, यानी कि एडजस्टमेंट को कौन सी चीज बढ़ावा देगी? एक्यूट एंजाइटी, अब पहले ही आप भय में है ना, 14 उत्सुक हो गए। जैसे होता नहीं आपके ना 7 क्वेश्चन ठीक हो जाए एग्जाम में, आपने पेपर को पकड़ा और पेपर थोड़ा सा मतलब मामला बिल्कुल अलग ही हो गया। आपने क्या पकड़ा? पेपर को पकड़ा एग्जाम में, हुआ क्या? पेपर आपके हाथ में आया, पहला तो आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी हो, ये आपका कॉन्फिडेंस रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया। फिर उसके बाद आपने आप देखा ना तब नहीं, उड़ गया आपके दिमाग से, अथवा देखा नहीं, या देखा नहीं, निम्न देखा नहीं, है ना, इस उपयुक्त में से के अलावा कुछ नहीं देखा आपने, नोट नहीं देखा आपने, और दे दड़ादड़ मार रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस में। घर आके हो जाए, उई नहीं नहीं गया, या हो नहीं देखा। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एंजाइटी, एक्यूट एंजाइटी जो आपको ज्यादा उत्सुक कर देती है। ये तो गलत हो गया। अपराध, अपराध थोड़ी ना करोगे, अपराध का जुनूनी विचार है, हम विष्णु ही बनेंगे। बीमारी का डर, भाई आप जब भय और चिंता से मुक्त होंगे तब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समाज में ज्यादा इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? ज्यादा इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन को प्रदूषण के प्रभाव को समझाने हेतु एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार को ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ या ज्ञान? एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन या नॉलेज? फटाफट से बताइए आप 17 क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? आप 17 क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बताइए फटाफट से, बताओ क्या देंगे? ये आपकी एनालिसिस है, संप्रयोग है, समझ है या ज्ञान है? ये आपका क्या है? ये आपकी समझ है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब आप ये चीजें कर लेते हैं। ठीक है बात। हमारे जीवन पर प्रभाव, एक निबंध लिखने के लिए कहा, निबंध लिखने के लिए कहा है, एनालिसिस करने के लिए नहीं किया है। ज्ञान आ गया फिर समझ आएगी तभी लिख पाएगा, वरना नहीं लिख पाएगा, वरना रट्टा हुआ मारेगा। नेक्स्ट, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? यानी कि एज अ टीचर यू हैव कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्लासरूम बिहेवियर बाय यूजिंग अ सुटेबल टेस्ट एंड चेकलिस्ट। दिस प्रोसेस इज असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए आप इसको क्या कहेंगे भाई? आप इसको असेसमेंट कहेंगे, इवैल्यूएशन कहेंगे? ऑब्जर्व भी किया है क्लासरूम बिहेवियर को, तो इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन में तो हम सिर्फ और सिर्फ पेपर और पेन पे टेस्ट लेते हैं और उसी के आधार पर बच्चे को फेल या पास करते हैं। तो ये आपका फेल या पास वाला सिस्टम नहीं है बिठवा, ये क्या है? ये आकलन है, असेसमेंट है। असेसमेंट हम कब करते हैं? जब उसका बिहेवियर भी हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, उसको नोट करते हैं, उसको धीरे से चुपके से नोट कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ये नहीं कि सीधे पेन पेपर पर चिपका दिए, 100 क्वेश्चन दे दिया, दड़ादड़ लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतई नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है, कौन सा प्रशिक्षण ब्लूम के वर्गीकरण में नामांकित नहीं है? Which field is not named in Bloom taxonomy? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा?
यानी कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर होगा? पोल करो एक बार, 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से पोल करिए, 19th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा 19 क्वेश्चन का आंसर? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि +1 मार्क्स सबको मिले, +1 मार्क्स सबको मिले हैं। और आप ये कह रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट होगा, निकम्मो। साइकोमोटर, कॉग्निशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इस कॉग्निटिव का ही नाम साइकोमोटर है, ये दोनों एक ही नाम के हैं, और इसीलिए एग्जामिनर को 1 नंबर देना पड़ा था, और आपको भी मिल जाएगा अगर रिपीट होता है ऐसी गलती। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? स्कूल्स के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए। बताइए, जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से आंसर क्या होगा आपका? 20th क्वेश्चन का पोल कीजिए फटाफट से, और सभी लोग पोल करेंगे भाई, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं पोल सभी लोग करेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा आंसर देना चाहते हो। कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा एक सिद्धांत नहीं है कि रोट मेमोराइजेशन को क्या करना था? फैसिलिटेट करना। भाई रट्टा से दूर लेके जाना चाहते थे, जो बैक का बोझ है उसको उतारना चाहते थे, आपके जीवन से जोड़ना चाहते थे, इसीलिए हम एनसीएफ लेकर आए थे। इसलिए थोड़ी ना लेकर आए थे कि रगड़ रगड़ के रट्टा मार, हैं ऐसे थोड़ी ना लेके आए थे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वह बच्चा उंगलियों से उस वस्तु को पकड़ने लगता है। ये कैसा विकास आपको दिख रहा है? सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट या अनियमित प्रगति? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए भाई सभी लोग, फटाफट से बताइए, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा भाई? सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। बताइए, मैं एक बार पोल देखना चाहती हूं कि आप में से कितने लोग कौन सा पोल करेंगे। फटाफट से बताइए, तभी तो पता चलेगा कितना पढ़े हैं आपने। देखो चले गए ना बी पे। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल कह रहे हैं सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, ये ठीक है आपका, लेकिन लेकिन और लेकिन ये भी ठीक है आपका, इसीलिए 1 नंबर फिर से। अरे मैम आप तो बहुत अच्छी हैं, है ना, नंबर ही नंबर दे रही हैं एक एक। मैंने नहीं दिया था एग्जाम, मेरा का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। अब वो ऐसे गलतियां 2 बार 2 क्वेश्चन में कर दी थी 2018 में रीट में, अब नहीं करेगा, टेंशन मत लो। पता चले खुश हो जाओगे, इस बार भी गलतियां होंगी हैं, इस बार, पिछली बार 2, इस बार मैडम 4। हाँ ऐसे नहीं होता। तो ये क्या है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे उत्तर दे देता कि किससे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तब आंसर सामान्य से विशिष्ट बन जाता, फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल भी साइड हो जाता, व्यापक से विशिष्ट भी साइड हो जाता। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई बात? चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? Child development is often divided into 3 broad areas, namely physical, cognition, emotion, and social. To which extent is the development process related in these areas? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र हैं, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित हैं, आंशिक रूप से विकसित हैं, या बेतरतीब ढंग से विकसित हैं? बताइए, 22 प्रश्न का आंसर क्या बनेगा भाई? 22 प्रश्न का आंसर आपका क्या बनेगा?
22 का आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ, 22 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एकीकृत और समग्र है। मैंने कहा ना 4 डोमेन है, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निशन, संज्ञान, सोशल, समाज, और उसके बाद आपका क्या हो गया? इमोशनल, संवेग। चारों डोमेन्स एक दूसरे से संबंधित हैं। आपका ब्रेकअप होता है, इमोशन हिले तो आपके फिजिकल तार भी हिल जाते हैं, फिर आप समाज में किसी से मिलते नहीं है और आपका दिमाग भी ठीक से काम करता नहीं है। आपको चोट लग जाती है फिजिकल, उसके बाद क्या दिमाग आपका खराब अलग होता है, मूड आपका सही नहीं रहता है और समाज में आप जा नहीं पाते क्योंकि टांग टूटी हुई है। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और समग्र रूप से आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मेरा अलग है, एकदम में बैलेंस कर लेता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा या बचान के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने कहा अगर एक बच्चा हाई या लो ट्रेट में, वर्बल एबिलिटीज में, वो बाद में लेटर एज में भी सेम रहने वाला है। इट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट, हेरिडिटी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई, मर रहा है नेट, बस जल्दी होने वाला है। आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई फटाफट से। 23rd क्वेश्चन का पोल कीजिए फटाफट से, जल्दी से। 23rd क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? अर्ली एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट, हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज से है और वो एक बार है तो वो रहेगा। इफेक्ट एनवायरमेंट का नहीं है, हेरिडिटी का है, यानी उन्होंने फिक्स कर दी वो चीज। अगर एक बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ गई है जेनेटिकली या किसी भी रीजन से और वो बाद में भी रहने वाली है, तो इन्फ्लुएंस किस चीज का है? एनवायरमेंट का नहीं है, हेरिडिटी का है, वंशानुक्रम का है, आनुवंशिकता का है। क्योंकि इन्होंने एक रीजन और एक हमें ना एक वो दिया है कि आपको इसी बिंदु पे टिका रहना है। तो जब एग्जामिनर ने हमें कोई सिचुएशन दे दी तो हम क्या कर सकते हैं भाई? यही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ना बोलता कि बाद की उम्र में भी रहेगी, ये लाइन काट देता, तो आंसर ये बन जाता। चलो नेक्स्ट कहता है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है लर्निंग का, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, उसमें उसको और क्या कहा जाता है? इफेक्ट, एक्सरसाइज, रीइंफोर्समेंट या नन ऑफ दिस? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। 24 प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं इसको। अगर यूज मतलब अगर आपने खूब एक्सरसाइज की, आपने गाड़ी चलानी सीखी लेकिन आप उसकी लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। डिसयूज, आपने उसकी एक्सरसाइज ही नहीं की, आपने वो प्रैक्टिस छोड़ दी, इसका मतलब आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। यूज करते रहोगे तो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर का होता है, प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है। अगर 5 7 10 20 साल प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी, फिर से लौट के आएंगे तो कैंची तुम्हारे पेट में रह जाएगी, रोड तुम्हारे राइट में डालनी थी लेफ्ट में डल जाएगी, पैर में, ऐसा हो सकता है ना। तो ये प्रभाव है यूज और डिसयूज का। नेक्स्ट कहता है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज सुनता है, इस स्मृति को कहा जाता है। बात करूं, जब हमने पावलोव को कहा था, जब हम सीधा मुंह में मांस, नॉट ओनली ड्रिप सलाइवा बाय प्लेसिंग द मीट डायरेक्टली इनटू द माउथ, जब वो सीढ़ियों पे उसकी आवाज भी सुन रहा था, लार तब भी टपकने लगी थी। ये क्या था? जैसे कि हम खाना दे रहे थे उसको, हम क्या कर रहे थे? उसको खाना दे रहे थे और उसको क्या कर रहे थे? घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे थे, घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे थे, घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे थे, घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे थे। तो उसकी लार टपकने लगी थी। बाद में धीरे धीरे जब वो इससे क्या हो गया, बिल्कुल सिमिलैरिटी, एकदम उसका कनेक्शन बन गया, सारी चीज उसको समझ, वो कनेक्टेड फील करने लगा कि ऐसा कुछ होता है मेरे साथ। तब वो अगर स्टेज पे फुट की आवाज भी सुनता था, कदमों की आहट भी सुनता था, तो उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। ये क्या था? बताइए फटाफट से, ये क्या था?
ठीक है, बताओ। ये कंडीशन का रिफ्लेक्स था, ये कंडीशन का रिफ्लेक्स था भाई। पावलोव की थ्योरी देखो, मैंने कराई है, प्लेलिस्ट पूरी देख डालो, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, वो अच्छी प्लेलिस्ट है, सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और बहुत अच्छे से थ्योरी कराएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से, कॉग्निशन थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरमेंट, जिसको आप क्या कहेंगे? विलोपन, विनाशक, प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। आप इसको क्या कहते हैं? 26 प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से। हाँ, फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। अरे भाई, कॉग्निशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इंटरैक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड एनवायरमेंट, ये बिना शर्त प्रोत्साहन है। या कोई लालच दिखा आपको? नहीं दिखा। या नॉर्मल चीजें चल रही हैं? चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया बनाता है, क्या करता है? ओल्ड और न्यू के बीच में परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस जो है आपके, उनके बीच में बैलेंस बनाने वाली चीज को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, समावेशन, एकोमोडेशन, समायोजन, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, ज्ञान विघ्न, नॉलेज डिस्टर्बेंस। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए भाई, बहुत जल्दी से, क्या आंसर होगा? 27 प्रश्न का आंसर आपको क्या मिला? इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जब आप एसिमिलेशन, जब आप समायोजन को और समावेश को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? संतुलित, इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं, संतुलन कहते हैं। ठीक है, पियाजे की थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। पियाजे की थ्योरी से एक क्वेश्चन, वाइगोत्स्की की थ्योरी से एक क्वेश्चन, ये आएंगे ये आएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? Which one of the following is not a precaution for using intelligence test? जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। आप बताइए, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंटेलिजेंस टेस्ट की आपसे बात कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई मतलब है? कोई संरचित बातचीत है? कैसी बातचीत है? टेस्ट ले रहे हो आप इंटेलिजेंस का, इसमें कौन सी बातचीत हो रही है ये बताओ जरा। कोई बातचीत नहीं, कोई चैटिंग सेटिंग नहीं हो रही है इसमें, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट हो रहा है। और इंटेलिजेंस टेस्ट है, आईक्यू स्कोर के आधार पर, ये तो बिल्कुल है। रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना है, तो बचना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि आप रूढ़िबद्ध तरीके से चीजों को करने लगेंगे, आप खुद ही जजमेंट दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मानव सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 या छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। क्या आपका आंसर रहने वाला है? एक 7 साल का बच्चा, 9 साल के आसपास का बच्चा किस श्रेणी में आएगा? 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने दी है, मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या इन्फीरियरिटी वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। उसके सामने पूरी इंडस्ट्री होती है, लेकिन अगर आप उसके हर लॉजिक को काटोगे, हर लॉजिक पे उसको थोड़ा सा कम महसूस कराओगे, गंदा इंदा से उसका कॉन्फिडेंस डाउन करोगे, उसको बुरी तरीके से डांट दोगे, ऐसा कुछ करोगे, तो उसमें क्या आएगा?
परिश्रम कर सकता था लेकिन हीनता आ जाएगी। कर सकता था लेकिन आपने वो करने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? Which one of the following statement is not true for norm reference test? एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य में कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। आपका 30 प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन से होते हैं? जब स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया रखा गया, अब क्या होगा? आपके पास 90 मार्क्स का एक क्राइटेरिया है सीटेट में, अब इससे कंपेयर किया जाएगा, अगर 91 भी आ गए तो पास हो गए। बात समझ रहे हो? D2+ भी है, वो कौन से हैं? वो अलग है, उसमें क्या है, कट ऑफ के हिसाब से चीजें जाएंगी, वो तो पहले से डिसाइड नहीं होती हैं। जब हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं तो वो हम उसमें करते हैं जहां बस हमें एक कट ऑफ पार करनी होती है जो फिक्स होती है, जैसे सीटेट में, टेट में, यूपी टेट में होती है, सुपर टेट में नहीं होती। सुपर टेट में क्या होगा, पहले आप एग्जाम देंगे फिर आप कंपेयर करे जाएंगे। जो फर्स्ट वाला कह रहा है कि तुलना करके अन्य कैसा प्रदर्शन किया, उस हिसाब से आपको आंसर्स या फिर आपका सिलेक्शन की बात की जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का। और मैं बात करूं तो हमारी जो 8 PM क्लास रहेगी वो रहेगी भाई सीटेट के लिए, वो रहेगी सीटेट के लिए। ठीक है बात? चलिएगा फिर, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।